जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि आखिर क्या है नासा का नया संचार यंत्र। जी हां, आप सभी सही सुन रहे हैं। नासा ने एक नए कम्युनिकेशन सिस्टम की रचना की है और उसे लॉन्च भी कर दिया है, जिसकी लॉन्चिंग डेट 7 दिसंबर को शाम को लॉन्च किया गया था। किसी कारणवश मैं 8 तारीख को वीडियो नहीं बना पाया, जिसलिए आज मैं यह वीडियो बनाकर आप सभी को सूचित कर रहा हूं कि नासा ने अपना एक नया संचार यंत्र स्पेस में लॉन्च कर दिया है। तो अब आप लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी आएगी कि क्या कोई संचार यंत्र अभी तक नहीं था जो अब नया नासा ने लॉन्च किया, तो इसमें अच्छी बात क्या है या इसमें पढ़ाने वाली जैसी बात क्या है। तो इसलिए हम सभी को डिटेल में थोड़ा स्टार्टिंग से इस बात को समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी तक जो हमारे स्थलीय संचार हैं, यानी कि हमारे अर्थ पर जो संचार होते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से होते हैं। हम सभी जो भी इतनी नेटवर्क की स्पीड, ये हम सभी जो बातचीत करते हैं वगैरह वगैरह, सारी चीजें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं। इन्हीं के माध्यम से कम संपूर्ण होते आते हैं, यानी कि होते आ रहे थे ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से। ये इतनी हाई स्पीड जो भी चीजें थी, ये हमारे पृथ्वी पर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से होती थी। ये सभी आप सभी जानते हैं लगभग, इसमें बताने वाली कोई स्पेशल बात तो है नहीं। लेकिन हमारी स्पेस से जो बातचीत होती थी, जैसे हमारे कोई सैटेलाइट अगर स्पेस पे गया और वहां से वो कोई मैसेज हम लोगों को ट्रांसफर करता है, तो आप यकीन मानिए कि वहां से यहां तक मैसेज आता तो है, लेकिन टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा समय लेता है। जैसे एक एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं कि यदि कोई मंगल ग्रह से, यदि कोई सैटेलाइट हमारी मंगल ग्रह से पृथ्वी पर कोई मैसेज भेजे, तो उसे पृथ्वी तक आने में 4 हफ्ते यानी कि लगभग 1 महीने का समय लग जाता था। बात समझ पाए। इसीलिए हम लोग को वेट बहुत दिन तक करना पड़ता था। जिसे हम लोग कोई मिशन भेजे वहां पर, वहां से सूचना आए, यहां से फिर जाए, इन दोनों प्रोसेस में लगभग 4-4 हफ्ते लग जाएंगे, जिसमें हमारा 2 महीने लगभग वेस्ट हो गया सिर्फ सूचनाओं को भेजने और लाने में। बात समझ पाए। तो इसी का तोड़ नासा ने निकाला और एक नया संचार माध्यम, नया संचार यंत्र स्पेस में भेजा, जिसको नाम दिया गया LCRD। क्या नाम दिया गया? LCRD, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। ये पूर्ण रूप से लेजर लाइट पर डिपेंड है। लेजर लाइट, वही लाइट जो हम सभी अपने घरों में जलाते हैं, इस प्रकार से करके फोकस होकर जो लाइट निकलती है उसे लेजर लाइट बोला जाता है। मतलब लेजर लाइट का सिंपल काम क्या होता है कि वो फोकस होकर निकलेगी। अगर कोई चीज फोकस होकर निकलेगी तो डिस्टेंस ज्यादा तय करेगी। एक फार्मूला होता है E बराबर एच न्यू। इससे आप लोग परिचित हैं, जहां न्यू बराबर होता है HC बाई लैम्डा। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ कि एनर्जी जो होती है, यहां पर लैम्डा नीचे है, एनर्जी जो होती है वो लैम्डा के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर लैम्डा ज्यादा है तो हमारी एनर्जी कम लगेगी, अगर लैम्डा कम है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य कैसे? जैसे सिंपल सी बात हम जानते हैं, प्रकाश जो है वेव के माध्यम से चलता है, तरंग के माध्यम से चलता है। किस प्रकार से? ऐसे करके, ऐसे। और अब यह बात हम लोगों से अनजान नहीं है, मतलब इस बात को हम लोग कंप्लीटली जानते हैं कि 2 श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या 2 गर्त से गर्त के बीच की जो वाली डिस्टेंस है इसे लैम्डा कहा जाता है। ये हम सभी जानते थे, अभी तक लैम्डा कहा जाता है। तो जितने ज्यादा लैम्डा रहेगा, जितने ज्यादा, उतने कम एनर्जी में चीजें आगे जाएंगी। अगर किसी को चलने में एनर्जी कम लगेगी तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी। समझ पाए ना बात को। तो इसका मतलब जो लेजर लाइट होती है उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, जिसके कारण एनर्जी कम लगती है। एनर्जी अगर कम लगेगी तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी। तो ये पूरी जो टेक्निक है वो लेजर पर डिपेंड करती है। किस प्रकार से? अब अभी समझते हैं कि अभी तक हमारा जो कम्युनिकेशन था किस प्रकार से होता था। वो रेडियो वेव के माध्यम से होता था, यानी कि रेडियो तरंग के माध्यम से होता था, जो बहुत स्लो चलती थी, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य जो होता था वो ज्यादा होता था, और लेजर वेव्स का तरंग जो होता है वो कम होता है, तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर किसी चीज का तरंग दैर्घ्य कम है तो एनर्जी कम लेगी, फास्ट चलेगी। अगर किसी चीज का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो एनर्जी वो जो है ज्यादा लगेगी और ज्यादा दूर नहीं जाएगा, है ना। तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने का मतलब ये है कि एनर्जी कम लेगा, तरंग दैर्घ्य कम होने का मतलब एनर्जी ज्यादा लेगा, है ना। सिंपल सी बात।
अभी तक जो हम लोग ट्रांसमिशन यानी कि जो कम्युनिकेशन करते थे वह होता था हम लोगों का रेडियो वेव्स के माध्यम से, बात समझ पाए। लेकिन अब नासा ने क्या किया है कि लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि लेजर बेस, सब कुछ लेजर बेस कर दिया है, बात समझ पाए। टोटल जो कुछ भी था वो लेजर बेस कर दिया गया है, लेजर लाइट के को मतलब यहाँ पर लगाया गया है। हम सभी लेजर लाइट मारते हैं तो हम लोगों ने सोचा कि 2-3-4 किलोमीटर चली जाएगी, लेकिन यह लेजर लाइट यानी कि जो हम लोग जो नासा ने भेजा है अपना मिशन बी रॉकेट से, ATLAS एटलस बी नामक रॉकेट से भेजा गया है और इसे अर्थ से 35,000 किलोमीटर दूर भेजा गया है। मतलब पृथ्वी से जो ये सैटेलाइट भेजी गई है, जो अब लेजर लाइट पर डिपेंड है, लेजर लाइट बेस पर काम करेगी, ये 35,000 किलोमीटर दूर भेजी गई है और एटलस बी नामक रॉकेट से भेजी गई है। अब हम लोग के मन में एक क्यूरियोसिटी और आएगी कि जो 35,000 किलोमीटर दूर से भेजी हो गई, हम सभी जान चुके कि लेजर लाइट जैसा ये सूचनाओं को मतलब ट्रांसफर भी करेंगे, कम्युनिकेशन भी करेंगे लेजर लाइट जैसा। तो लेजर लाइट एक लाइट की नुमा दिखती है कि ये देखिए ये लेजर लाइट जा रही है। जैसे अंधेरे में आप कभी लेजर लाइट जलाएंगे तो इसे दिखेगी, एक प्रकाश का पथ जो होगा वो इसे नॉर्मल दिखेगा। तो क्या हम लोगों को दिखने वाला है कि इसी आसमान से जो है लाइट आ रही है, सूचना आ रही है? ऐसा नहीं होगा। लेजर लाइट भी कई प्रकार की होती हैं, कुछ दृश्यमान होती हैं, कुछ अदृश्य होती हैं, मतलब कुछ नहीं दिखाई देती हैं। नॉर्मल सिंपल प्रकाश आपने नहीं देखा है लेकिन प्रकाश होता है, प्रकाश आपने नहीं देखा लेकिन प्रकाश होता है। तो उसी प्रकार से यह जो लेजर लाइट होगी यह ट्रांसपेरेंट होंगी, मतलब यह आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी। सिंपल सी बात, आप सभी को यह लाइट दिखने वाली नहीं है। यह मिशन 7 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। LCRD मिशन नासा का मिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। इस मिशन में होना क्या है कि अब जो कम्युनिकेशन होगा फास्ट होगा, तीव्र होगा, जिस कारण हम सभी को जो स्पेस की सूचनाएं हैं बहुत जल्दी आराम से और ढंग से मिलेंगी और टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट होते रहेंगे। टेक्नोलॉजी हाईएस्ट होती जा रही है और हम सभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में एशिया में भारत चौथे नंबर का सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है एशिया महाद्वीप में। तो अब आप बात करेंगे कि तो एशिया में और कौन कौन से 3 जो हमसे आगे हैं। पहला है USA, दूसरा चाइना, तीसरा जापान। पहला USA, दूसरा चाइना, तीसरा जापान। मतलब ये तो अफ्रीका महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप के हैं। अफ्रीका महाद्वीप के हैं, अमेरिका जो है अफ्रीका महाद्वीप का है, लेकिन फिर भी वो एशिया में नंबर 1 पर ताकतवर है। बात समझ पाए? हम एशिया में भी चौथे नंबर के सबसे शक्तिशाली देश हैं। फिलहाल ये हम लोगों के लिए कामयाबी की बात है, अच्छी बात है, हम सभी समझते हैं। अगली बात एक आप सभी ध्यान में रखिएगा कि कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है, जिससे हम सभी को सुरक्षित रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, जैसे कोविड में म्यूटेशन होते रहते हैं, म्यूटेशन होते होते इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया है, मतलब खतरे की घंटी बजा दी है। तो इससे हम सभी को बचना है। मास्क एक ऐसा उपाय है जिसका कोई तोड़ कोविड के पास नहीं, इसलिए हम सभी को मास्क लगाना है और जो भी सेफ्टी के रूल्स बताए गए उन सभी को हम सभी को फॉलो करना है। दूसरी बात, अभी हाल ही में कल हमारे चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम के यानी कि CDS जो हमारे थे श्री बिपिन रावत जी, उनका हेलीकॉप्टर में और उनके साथ 13 सैनिकों यानी कि टोटल 14 सैनिकों का जो है वो शहीद हुए हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसा हम सभी प्रार्थना करेंगे और सभी को अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उनके लिए हम सभी अपने घर में उनको श्रद्धांजलि देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में दोबारा ना हो, ये हम मतलब हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। श्री बिपिन रावत जी के साथ साथ 13 अन्य जो शहीद हुए हैं उन सभी को सत नमन है। शहीदों को नमन करना, ये समझ लीजिए कि हम सभी जो शहीद हैं, जो देश के सैनिक हैं, इन्हीं की वजह से हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं। इसलिए इनको एक बार हम सभी की तरफ से आप सभी को सत नमन, और आप भी एक बार सत नमन कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।